नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में रिपीटेड होते हैं। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लाए हैं और जो आगे भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं उसमें भी ये रिपीट होंगे ही होंगे। तो इसलिए वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और इसमें जो है सारा का सारा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी इसमें से मतलब बिना फालतू का नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोशिका, ये कोशिका से रिलेटेड है। तो क्या होता है, कोई भी जो लिविंग थिंग्स होता है ना, उसका शुरुआत जो होता है वो होता है कोशिका से, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। तो उसी तरह से जब सेल बहुत सारा मिल जाता है तो उससे उत्तक का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। एक ही तरह की कोशिका मिलने से उत्तक का निर्माण होता है या टिश्यू का। और वही जब बहुत सारा टिश्यू या उत्तक मिल जाता है तो उससे ऑर्गन का निर्माण हो गया। ऑर्गन कहने का मतलब जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, इस तरह आँख हो गया, तो इसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं या अंग बोलते हैं। तो उसी तरह से जब बहुत सारा अंग मिल जाता है तो उससे अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। अंग तंत्र कहने का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग भाग लेता है, जैसे मुख हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा जब भाग ले लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र। और वही जब अंग तंत्र से फिर बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है, अर्थात शरीर का निर्माण होता है। तो इतना प्रक्रिया के बाद भी कोई भी जीव जंतु बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग को पहले उसको समझना जरूरी था। तो वही देखना है पहले कोशिका। तो क्या होता है, जितने भी कोशिका जो होते हैं ना, तो वो कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, जिससे मतलब वो मिलके बना होता है। तो उसके अंदर जैसे केंद्रक का नाम सुने होंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सब सारे क्या है, सेल के अंग हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग या कोशिकांग बोलते हैं उसको। तो वही बोल रहा है कि पशु कोशिका, तो इसको भी मतलब जीव जंतु को भी दो भागों में बांटा गया। पहला एक आता है पादप वर्ग और दूसरा आता है जंतु वर्ग। तो पादप वर्ग के अंतर्गत जाते हैं पेड़ पौधे आते हैं, और जंतु वर्ग के अंतर्गत जो जानवर वगैरह हो गया और मनुष्य जो होते हैं इसके अंतर्गत। तो वही पूछ रहा है किसके कोशिकांग, तो पशु में केवल। तो पशु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, मतलब ये जो कोशिकांग है पादप में नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन पहला है लाइसोसोम, दूसरा है गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, और चौथा जो है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। तो इस आगे देखते हैं हम लोग अगला इससे रिलेटेड जो पॉइंट है और जो मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। पहला जो है एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है लाइसोसोम से कि इसकी जो खोज है किन्होंने की थी। तो लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे ने की थी 1955 ईस्वी में। डेट उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि लाइसोसोम का खोज किन्होंने की, तो वो है डी डुबे ने। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। तो ये भी हम बता भी चुके हैं। कहने का मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं उसका शुरुआत ही कहाँ से होता है, सेल से होता है। सेल से मतलब ऑर्गन बना, इस तरह से निर्माण होता है पूरे शरीर का। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई। कहने का मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। अगला जो पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ये भी पूछा जाता है। साइटो का मतलब ही क्या होता है, कोशिका, सेल होता है इंग्लिश में। और लॉजी कहने का मतलब टू स्टडी, कहने का मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। तो कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है। तो अगला जो पूछा जाता है एग्जाम में कोशिका से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किन्होंने की थी और कब की थी। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका का खोज किन्होंने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। या आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किन्होंने की थी, तो वो भी किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मतलब वो जो सबसे पहले जो कोशिका को देखे थे तो वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद जो आए एक ल्यूवेनहॉक, उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की। तो यह ध्यान में रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किन्होंने की, तो ल्यूवेनहॉक। और आपसे जीवित या मृत ना लिखा रहे तो उसमें हम लोग क्या मारेंगे, तो मारेंगे रॉबर्ट हुक। या तो मृत लिखा रहे तो भी हम लोग क्या मारेंगे, रॉबर्ट हुक। और जीवित आ गया तो फिर ल्यूवेनहॉक। तो ये ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सेल थ्योरी है या सेल सिद्धांत है वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान। ऐसे इनसे भी पहले आए थे, लेकिन जो जिनका वैलिड हुआ वो थे स्लाइडेन एवं स्वान। दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर सेल के बारे में बतलाया।
अपना थ्योरी दिया। कहने का मतलब जिस तरह से सेल होते हैं, एक सेल से दूसरा से डिवाइड करके अगला सेल बनता है, उसी तरह से इन्होंने अपना मत दिया, बताया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन करके किस तरह से जीव जंतु बनते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा जो होता है मतलब रक्त जो होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और भी होते हैं। तो इस तरह से मिलने से क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो वही पूछ रहा है जो प्लाज्मा होता है इसमें जल की प्रतिशत कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 55%, फिर है 60%, फिर है 90%, फिर है 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। इसका 55% गलत है। 55% इसलिए कि 55% कब होगा, जब आपसे पूछा जाए कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तब उसका सही आंसर क्या होगा, 55%। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा में जल का मात्रा पूछ रहा है, ना कि रक्त में प्लाज्मा पूछ रहा है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है कितना प्रतिशत, 55%, और प्लाज्मा में जल की मात्रा तो 90%। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, पीले रंग का होता है। जिस तरह से जो आरबीसी होता है रेड होता है, उसी तरह से जो हमारा प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है देखने में। फिर अगला जो है, प्लाज्मा रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, हम लोगों को रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। थक्का जमने कहने का जैसे किसी व्यक्ति को पैर या हाथ वगैरह में चोट लग गया या कट गया तो उससे ब्लड बहने लगता है। तो ब्लड बहने लगता है तो देखिएगा कुछ देर बाद जो होता है वो जम जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो प्लाज्मा ही उसमें पाया जाता है, तो इसके कारण वो क्या हो जाता है, जम जाता है। और भी ऐसे विटामिन भी पूछता है, तो विटामिन के कारण, तो यहाँ पे प्लाज्मा भी उसमें सहायक होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, प्लाज्मा जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। फिर अगला जो पॉइंट है, ब्लड में से आरबीसी को अगर घटा देते हैं तो क्या बचता है, प्लाज्मा। कहने का मतलब हम अभी बताए थे ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो होता है डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो इस तरह से मिल के बनता है ब्लड। तो उसी वही बोला है, ब्लड में से अगर हम लोग आरबीसी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजेन है उसको घटा देने से सीरम बचता है। हम बताए थे ये जो फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या है, एक प्लाज्मा का ही, प्लाज्मा में मतलब पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो वही बोल रहा है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर हम लोग हटा देंगे तो वो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो कब्रिस्तान कहने का मतलब जहाँ पे इन लोग मरते हैं। तो क्या होता है, मानव शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कहने का मतलब रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कहाँ पे मरते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में मरते हैं वो है प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। यहाँ पे जो होते हैं वो सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादातर मर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा, प्लीहा। अगर ये प्लीहा ऑप्शन में ना रहे तो वहाँ पे आपको यकृत मारना पड़ेगा, लीवर। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर दोनों दिया हुआ तो आपको प्लीहा मारना पड़ेगा। क्या है कि ज़्यादातर जो होते हैं आरबीसी डेड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं प्लीहा में। अगर ये नहीं है तभी यकृत मारेंगे, और यहाँ पे भी मरते हैं कुछ मात्रा में, इसलिए इसको भी आंसर देता है। अगला जो है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, जानते ही होंगे। और ये पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं या रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं उसका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो एवरेज 120 दिन तक वो लोग जीते हैं आरबीसी। फिर अगला जो है, आरबीसी का आकार जो होता है अवतलाकार होता है। दर्पण में पढ़े होंगे अवतल दर्पण, तो उसी तरह से इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से बना होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतलाकार। इस तरह के दिखता है। कहने को इसको पलटिएगा तो ऊपर इस तरह से दिखेगा, इस तरह के, मतलब बीच में धंसा हुआ रहता है, और दोनों साइड मतलब बीच में धंसा रहता है और किनारा थोड़ा सा फूला रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवतलाकार, या तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइकॉनकेव। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी प्लीहा को कहते हैं। कहने का मतलब जो ब्लड बैंक, कहने का मतलब यहाँ पे अभी हम बताए थे कि आरबीसी जो होते हैं वो डेड होने के लिए कहाँ जाते हैं, तो ज़्यादातर जो जाते हैं प्लीहा में जाते हैं। तो यही जो बहुत सारे जो आरबीसी होते हैं फिर से वहाँ पे बन जाते हैं।
तो इसी के कारण और वहाँ पे जमा रहते हैं, तो इसी के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। जमा रहने के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। और फिर जब शरीर को ज़रूरत होती है तो वहाँ से ले लेता है, तो इसीलिए उसको हम लोग को बोलते हैं ब्लड बैंक या वही ब्लड बैंक। तो ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान में रखिएगा। जितने भी स्तनधारी होते हैं अर्थात मैमल्स होते हैं, मैमल्स कहने का मतलब वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, कहने का मतलब अंडा नहीं देने वाले, वो क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वैसे जीव को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तनधारी वर्ग में रखा गया उन लोगों को। तो उनके जो ब्लड होते हैं, कहने का तो आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी सारा में पाया जाता है जो जीव जंतु है, लेकिन सिर्फ मैमल्स हो गए, स्तनधारी हो गए, उसके केंद्रक में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन इसका जो अपवाद है, मतलब दो गो जो जीव है उसमें पाया जाता है, मतलब उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कौन सा, तो ऊँट हो गया और लामा हो गया। लामा भी एक जीव है, ऊँट का ही छोटा प्रजाति है लामा, ये पहाड़ी वगैरह एरिया वगैरह में ये मिलता है, तो इसलिए ध्यान में रखें ऊँट और उसी का प्रजाति एक लामा होता है, इसका जो आरबीसी होता है उसके में केंद्रक पाया जाता है। और इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के आरबीसी में, तो मनुष्य भी एक क्या है, स्तनधारी है, तो उसके भी आरबीसी में ब्लड में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी रहेगा तो उसमें केंद्रक पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसी तरह से रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो पीएच स्केल कहने का मतलब होता था, उन्होंने 0 से 14 तक एक स्केल बनाया, जिसमें 0 से शुरुआत किए और 14 तक उन्होंने रखे, बीच में 7 को रखे। कहने का मतलब 0 से अगर कोई भी किसी भी तत्व का अगर मान आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, सॉरी तत्व नहीं, पदार्थ का अगर मान आ रहा है 0 से 7 के पहले तक, 0 से लेके 6 हो गया, 6.5 मतलब 6.9 तक, ये जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। और 7 आ गया तो वो क्या होता है, उदासीन होते हैं। जैसे पानी क्या होता है, ये उदासीन होता है, कहने का मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है। उसी तरह से 7 के बाद आ गया तो वो कैसे नेचर का हो जाता है, क्षारीय नेचर का, अर्थात बेसिक नेचर का। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो कैसा है, बेसिक नेचर का या तो क्षारीय नेचर का होता है। तो इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब जब हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डी होते हैं और उसके साथ बहुत सारे मांसपेशी जुड़े रहते हैं, तो है जो हड्डी हो गया और उसके साथ कोई मांसपेशी जुड़ गया, तो मांसपेशी के जुड़ने पर जो ये जो बंधन बना उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑप्शन देखिए, उपास्थि बोला जाता है, या लिगामेंट बोला जाता है, या टेंडन बोला जाता है, या ऊतक बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन, या तो हिंदी में उसको कंडरा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो गया। उसी तरह से लिगामेंट, तो लिगामेंट जो होता है वो जब आगे दिया हुआ है क्या होता है, जब दो हड्डी, एक हड्डी ये हो गया, एक हड्डी ये हो गया, दोनों के मिलने से जो बना यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं, या तो स्नायु बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह से या तो उपास्थि हो गया, कहने का मतलब कार्टिलेज, जो ना ही मतलब हड्डी की श्रेणी में आता है, ना ही मतलब लिक्विड में, मतलब उसके बीच बीच वाला जो होता है मुलायम टाइप का जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि। ये जो मुर्गा वगैरह जो खाते होंगे वो देखते होंगे, तो उसके हड्डी के बाद वो क्या रहता है, जहाँ पे जूटा रहता है तो वहाँ पे देखिएगा मुलायम सा उजला उजला सा रहता है, जो मतलब हार्ड नहीं रहता, मुलायम टाइप का रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो वही जो होता है, तो जब दो कार्टिलेज जुड़ गया तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं, या तो लिगामेंट बोलते हैं। ये भी इसका हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है, सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज, जो कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है। उसी तरह से जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कहाँ पे होती है, फीमर जो बताए थे, उसको हम लोग उरु भी बोलते हैं। उरु जो होता है हिंदी में उसको उरु भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो जिस कहाँ पे पाया जाता है, जांघ में, या फीमर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है, अगला जो है, हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है। हड्डी जो होता है क्या होता है, संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कहने का मतलब ये जोड़ने का काम करता है, जुड़ जुड़ कर ये बना होता है। तो उसी तरह से क्या होता है, ब्लड भी हमारा एक क्या है, जो है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, अर्थात
तरल संयोजी ऊतक होता है। कहने को तो वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, लिक्विड बोलते हैं उसको। तो कनेक्टिंग वो भी क्या करता है, जुड़ा रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। और हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक डायरेक्ट, या तो कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ये सॉलिड है इसलिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या होता है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। उसी तरह से ये जो बच्चे होते हैं उनमें कितने हड्डियाँ होते हैं, 300 या 300 प्लस ही होते हैं, 300 प्लस हड्डियाँ पाई जाती है बच्चों में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चैम्बर से रिलेटेड। तो जो हमारा हृदय होता है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो इसमें क्या होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया मानव के हृदय को। तो मानव के हृदय 4 भाग, इस तरह से 4 भाग में बांटा गया। तो इसमें क्या होता है, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, सॉरी 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये साइड आलिंद, दोनों आलिंद हो गया, और दोनों साइड ये निलय हो गया। तो इसीलिए हमारे शरीर में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर। उसी तरह से और भी पूछा जाता है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। हम लोग में जैसे आलिंद और निलय होता है उस तरह से 4 में नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। फिर उसी तरह से सरीसृप कहने को तो सांप हो गया, या तो छिपकली वगैरह होता है, जो रेंगने वाले होते हैं, उस टाइप के जो जीव जंतु होते हैं उसके, या उभयचर होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, तो उसके जो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो है, तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं। सबसे अधिक जो चैम्बर होता है किस में होता है, तिलचट्टा में ही होता है। एक क्वेश्चन और हम बताना भूल गए थे शुरू में, जो था पहला जो था, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है लाइसोसोम से रिलेटेड, वो इसमें नहीं लिखे थे लेकिन अब याद आ गया। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली इसलिए बोला जाता है कि ये जब शरीर के अंदर कोई भी जो हानिकारक जो हो गया, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, तो वो प्रवेश कर जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है, ये बैग के रूप में रहता है, इसके अंदर भरा रहता है हानिकारक पदार्थ, वो क्या होता है वहाँ पे जाके फट जाता है। तो इसके कारण जो वायरस होते हैं या जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को क्या करता है, उसको मारने के लिए खुद मर जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। और राइबोसोम को भी जानते होंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो लास्ट में बताए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और आए तो इसके बारे में भी आप बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।